इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में एक नई बीमारी फैल रही है। अभी देश में कोरोना की महामारी गई भी नहीं थी कि बर्ड फ्लू की आफत आ गई। देश के 6 से ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू पक्षियों का काल बन गया है। अब तक करीब 2 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें कबूतर, कौवे, बतख, इनके अलावा मोर भी शामिल हैं। डर इस बात का है कि परिंदों की जान ले रहा बर्ड फ्लू इंसानों तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि हरियाणा के बरवाला में पोल्ट्री के करीब 1 लाख पक्षी मर गए हैं। जाहिर है हमने सावधानी न बरती तो ये फ्लू इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है, कोरोना काल में इस नई आफत से कैसे बचना है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 29 तारीख को बहुत सारे कौवे, कबूतर, पक्षी मर गए हैं अचानक से। 29 तारीख को उनकी जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था सैंपल, और पता चला है कि उसमें बर्ड फ्लू हुआ है। तो कृपया लोग सभी ध्यान दें। कोरोना महामारी की दंश झेल रहे देश को अब बर्ड फ्लू से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं और बर्ड फ्लू तांडव मचा रहा है। बर्ड फ्लू पक्षियों के लिए काल बनकर आया है। देश में करीब 2 लाख पक्षियों की मौत हो गई है। इनमें पोल्ट्री में पाले जाने वाले पक्षी, कौवे, बत्तख, कबूतर और विदेशी परिंदे शामिल हैं। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू से दहशत फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। वहीं हरियाणा, झारखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। बर्ड फ्लू नाम की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के चलते होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही रहे हैं, इंसानों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। इससे जान जाने का भी खतरा बना रहता है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, इसे जानने से पहले इस नई आफत का ऑल इंडिया डेटा जान लीजिए। अब तक कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है और दम तोड़ने वाले परिंदे कौन कौन हैं? राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते 8 जिलों में 550 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई। सिर्फ 24 घंटे के अंदर राजस्थान में 135 कौवों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 350 से अधिक कौवों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू से 1700 विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। केरल के 2 जिलों में करीब 1,500 बत्तख तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। देश के आधा दर्जन राज्यों में इस वक्त बर्ड फ्लू अपना कहर बरपा रहा है। सबसे डरावनी पिक्चर केरल से आ रही है, जहां बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। केरल के 2 जिलों में बर्ड फ्लू का कहर है। कोट्टायम और अलप्पुझा में 1,500 से ज्यादा बत्तखों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू से दहशत है और 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा है। ये तस्वीरें कांगड़ा की हैं। कांगड़ा जिले में विदेशी पक्षियों में बर्ड फ्लू फैल गया है। 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। धर्मशाला के पोंग लेक में पक्षियों की मौत हो रही है। वायरस जो है वो 28 तारीख को, अभी 28 दिसंबर को नोटिस किया था कि कुछ पक्षी वहां पर इस प्रकार से मरे हुए पाए गए, और 29 तारीख को जब हमने वहां पर टीम भेजी तो काफी बड़ी संख्या में, लगभग 425 के लगभग पक्षी वहां पर जो है मृत पाए गए। तो उसके बाद तुरंत हमने इस सारी चीज को लेकर के हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तुरंत जांच करने के लिए जो है ये, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उनका वो सैंपल भेजा गया, और सैंपल भेजने के बाद अब ये कंफर्म हुआ कि ये वायरस जो है वो H5N1 करके जो है वो, जिसको एवियन फ्लू बोलते हैं, वो पाया गया, और ये निश्चित रूप से खतरनाक भी है। कांगड़ा की पोंग लेक में सैकड़ों विदेशी पक्षियों की मौत के बाद पोंग लेक से 1 किलोमीटर का एरिया नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। पोंग लेक से 9 किलोमीटर का एरिया निगरानी जोन में है। कांगड़ा आने वाले टूरिस्ट के पोंग लेक जाने पर रोक लगा दी गई है। कांगड़ा प्रशासन ने चिकन, अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सारी सिचुएशन वहां पर आई है, तुरंत उसके बाद हमने एहतियाती तौर पर उस सारे एरिया को बंद कर दिया है, और एहतियात के तौर पर जो है जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं उस पे भी हमने वहां पर जो जरूरी एहतियात के तौर पर जो चीजें करने के लिए है वो भी कह दी है। और
मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई डरने की बात है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये गंभीरता से हमने लिया है और गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी। किसी भी व्यक्ति को ये संक्रमण पहुंचे तो निश्चित रूप से उससे स्थिति खराब होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक से अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। राजस्थान के 8 जिलों में बर्ड फ्लू से सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। जयपुर, झालावाड़, कोटा और जैसलमेर में पक्षियों की जान जा रही है। बारां, नागौर, जोधपुर और पाली में भी पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा है। ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं। संक्रमित कौवों के सैंपल की जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर जांच टीम पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। सैकड़ों कौवों की मौत के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी राजस्थान के 8 जिलों में फुल एक्शन में हैं। राजस्थान के झालावाड़ में प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ बर्ड फ्लू के चलते कौवों के साथ साथ कोयल, कबूतर और बगुले भी दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। एक दिन में करीब 20 कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी दम तोड़ चुके कौवों के सैंपल जांच के लिए भेज रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका है, इसके लिए हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि पूरे जिले में जब भी कोई मतलब कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट होती हो जिसका कोई रीज़न नहीं हो तो उसको इमीडिएटली आप बताएंगे ताकि उसको भोपाल में एग्जामिन कराया जा सके और बर्ड फ्लू जो फैलने का एक आशंका जताई जा रही है उसको रूल आउट किया जा सके। राजस्थान के नागौर में 53 मोर बर्ड फ्लू की भेंट चढ़ चुके हैं। सभी मोरों का पोस्टमार्टम किया गया है। इसके अलावा मकराना इलाके में 25 से अधिक बीमार मोर मिले हैं जिनका इलाज हो रहा है। पूरी टीम जो है हमारी मुस्तैदी से काम कर रही है, सर्च कर रहे हैं कि कारण क्या है, कारण का पता लगा रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर लोग हमको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर लोगों का कहना है कि जब तक जांच नहीं हो जाती लेबोरेटरी में और रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन कारणों से ये मोरों की मौत हुई है। 29 तारीख को बहुत सारे कौवे, कबूतर, पक्षी मर गए हैं अचानक से। 29 तारीख को उनकी जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था सैंपल और पता चला है कि उसमें बर्ड फ्लू हुआ है। तो कृपया लोग सभी ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों को, अपने घर में अगर मुर्गी पालन कर रहे हो, अपने घर के आसपास कबूतर, कौवे अगर कर रहे हो तो ध्यान रखिए ताकि कोई कुत्ता, बिल्ली या जानवर खा के हमें इन्फेक्शन ना फैला दे। और आप लोगों में से घर में किसी को भी इसके लक्षण नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सचेत करें या फिर आशा कार्यकर्ता को बताएं इसके लक्षण है। सुना आपने, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि इंदौर में 3 दिन पहले 50 कौवों के शव मिले हैं। इनके बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के 5 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। शाजापुर, मंदसौर, इंदौर में सैकड़ों कौवों की मौत हो गई। आगर मालवा, देवास में भी सैकड़ों कौवों ने दम तोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। इसमें हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और केरल के मुख्य तौर पर इन 4 राज्यों के मामले हैं जहां पर अब तक लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। हमने आपको बताया कि खतरा इस बात का है प्रशासन को कि ये बीमारी कहीं पक्षियों से होते होते इंसानों में दाखिल ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसकी रोकथाम में बहुत परेशानी होगी। लेकिन अभी तक राहत की बात यह है कि जहां भी ये मामले सामने आए हैं वहां प्रशासन ने बहुत फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इलाके को या तो लोगों के पहुंच से दूर कर दिया है, वहाँ आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। कई जगहों पर पोल्ट्री यानी चिकन, मीट, अंडा ये सब खाने पर कुछ जगहों पर बैन लगा दिया गया है। केरल में तो हजारों पक्षियों को मारने का फैसला लेना पड़ा है। ये बीमारी कहां से आई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, फिलहाल एक्सपर्ट्स इस पर कुछ साफ नहीं बता रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में शक है इस बात का कि विदेशों से आने वाली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो इस मौसम में आती हैं, कांगड़ा की पौंग झील में, उनमें ये बीमारी देखी गई और वहाँ पर दर्जनों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों की तादाद में पक्षियों की मौत हुई। बर्ड फ्लू का सबसे ज़्यादा खतरा देश के 4 राज्यों पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल के 2 जिलों में इसे एक बड़ी आपदा भी घोषित कर दिया गया है। तकरीबन 40,000 पक्षियों को मारने का फैसला लेना पड़ा है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यह बर्ड फ्लू कितना खतरनाक होता है। बर्ड फ्लू असल में
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू में पक्षियों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। H5N1 वायरस से पक्षियों की मौत हो जाती है। H5N1 वायरस मुर्गियों में बड़ी आसानी के साथ फैलता है। पक्षी की लार, आंखों के पानी से वायरस इंसानों में भी फैलने का दम रखता है, इसका खतरा होता है। H5N1 वायरस 10 दिन तक जिंदा रह सकता है और अगर किसी संक्रमित पक्षी को कोई इंसान छू ले तब भी ये वायरस उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। आपके लिए बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है आपको बताते हैं। H5N1 वायरस इंसानों को आसानी से संक्रमित कर सकता है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये फैल सकता है। ये वायरस इंसानों में आँख, नाक, मुंह से एंट्री करता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया और बुखार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सर दर्द, गले में खराश और बेचैनी जैसे लक्षण भी बर्ड फ्लू के संक्रमण होने के बाद दिखाई देते हैं। आपके जहन में अब यह सवाल होगा कि पक्षियों के लिए काल बनकर आया बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। तो इसका जवाब है, ये फ्लू आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है। कैसे, इसे भी जानिए। H5N1 वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से फैल सकता है। इंसानों में आंख, नाक, मुंह से होती है वायरस की एंट्री। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया और बुखार हो जाता है। सांस की दिक्कत, सिर दर्द, गले में खराश, बेचैनी हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के बर्ड फ्लू कंसल्टेंट और सीनियर वेटनरी डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि लोगों को बर्ड फ्लू से बचने के लिए वही सावधानियां बरतनी चाहिए जो वो कोरोना से बचने के लिए करते हैं। बर्ड फ्लू जो है वो एक चूत की लगभग टच करने से हो सकता है। सो हमारी यही एडवाइजरी रहेगी कि कोई भी डेड बर्ड को वो ना उठाएं हाथ से, और ये फीको ओरल रूट मतलब कि हाथ से मुंह की तरफ और फीकल रूट से भी फैल सकता है। जितनी जल्दी हम विद इन 24 आवर्स अगर डेड बर्ड को देखते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज कर देते हैं, तो इसकी फैलने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। सितंबर से मार्च तक प्रवासी पक्षी जो हैं, ये घुमंतु पक्षी उड़कर साइबेरिया, कजाकिस्तान, रशिया से घूमते हुए वाटर बॉडीज की तरफ को आते हैं, और ठंड में वायरस की जो क्षमता है फैलने की वो ज़्यादा अधिक रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बर्ड्स फैला रहे हैं, ये नेचुरली भी इनके शरीर में यह वायरस होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में इनको बीमारी नहीं करता है। जब भी कोई कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस या कोई और एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ये बीमारी आती है, तब ये बर्ड्स जो है मरना शुरू हो जाते हैं। जो भी प्रोटोकॉल SOPs कोरोना के लिए हैं वो इसमें भी लागू होते हैं फॉर एनी वायरल डिजीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो हाथ धोना, पर्सनल हाइजीन रखना, मास्क पहनना, ये सब अनिवार्य है इसी के लिए। और जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे हम अंडा, चिकन, मीट लेके आते हैं तो उसको अच्छे से धो लें, अपने हाथ उसके बाद धोएं और अच्छे से पकाएं। खाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर वो बनाना भी है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 25 to 30 मिनट्स बॉयल करके, जैसे हमारी भारतीय व्यंजन पद्धति है, उससे हम खा सकते हैं। सो पशु और पशुपालकों और पोल्ट्री पालकों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है। कई नॉनवेज खाने वाले लोगों के मन में बर्ड फ्लू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, हम आपको उनके जवाब भी बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या चिकन खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, चिकन खा तो सकते हैं, लेकिन पक्का चिकन खाने से परहेज करें। अगर चिकन खाएं तो 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर सही से पकाएं। दूसरा सवाल है कि क्या अंडे खा सकते हैं? इसका जवाब है बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए कच्चा अंडा, हाफ फ्राई खाने से परहेज करें। अगर अंडा खा रहे हैं तो अच्छी तरह उबले अंडे ही खाएं। तीसरा सवाल है क्या मछली खा सकते हैं? जवाब यह है मछली में बर्ड फ्लू नहीं होता और मछली खाने में कोई डर नहीं है। चौथा सवाल यह है कि क्या कच्चा चिकन, अंडे घर ला सकते हैं? जवाब है चिकन, अंडे अगर घर ला रहे हैं तो घर लाकर अच्छे से धोएं। चिकन धोने के बाद हाथों को भी साबुन से साफ करें। जाहिर है कोरोना अभी गया नहीं और बर्ड फ्लू की महामारी देश में आ गई। ऐसे में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सावधानी की, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अब बात उस दुर्घटना की जो दुर्घटना थी नहीं, बल्कि एक घोर लापरवाही थी, भ्रष्टाचार की देन थी। यूपी के मुरादनगर के शमशान में 25 लोगों की जान लेने वाले ठेकेदार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA रासुका लगाएगा। अजय त्यागी को पुलिस ने करीब 48 घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां पुलिस कस्टडी में ही एक महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अजय त्यागी के रसूख के चर्चे पूरे गाजियाबाद में है। वो ठेकेदारों का टाइकून बन चुका था।
हमने अजय त्यागी के पिछले 5 साल की पूरी हिस्ट्री निकाली। वो क्या करता था, ठेके कैसे लेता था, कैसे उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। इंडिया टीवी के संवाददाता संजय शाह की इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि मुरादनगर हादसे की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। पाप का घड़ा फूट गया और 25 परिवारों की खुशियां छीनने वाला पकड़ा गया। आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लाल तिलक, दबंग अंदाज, डॉन की तरह तस्वीरें खिंचवाने का शौकीन। मुरादनगर शमशान की घटना के आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अजय त्यागी ने अपना रसूख दिखाते हुए फरार होने की भरपूर कोशिश की। घटना के बाद अजय त्यागी यहां से हापुड़ होते हुए मेरठ की तरफ डग्गेमार वाहनों से भागा। उसके बाद जब अजय त्यागी पुलिस की पकड़ से बाहर होता चला गया तो पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दबाव पड़ने के बाद फिर अजय त्यागी दिल्ली भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये मुरादनगर का वही मुजरिम है जिसने मौत की छत बनाई और उस छत के नीचे आकर 25 जिंदगियों की सांसें छिन गई। ये वही अजय त्यागी है जिसे सरकार ने शमशान की छत बनाने का काम दिया, लेकिन उसने कब्र बना डाला। 28 से 30% ये कमीशन दिया करता था। देखिए, अजय बचने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप बताइए क्या आखिरकार कैसे 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं, क्या कहोगे? 25 लोगों की दर्दनाक मौत। अजय चुप रहे, नो कमेंट। कल तक जिसके रसूख के सामने कोई बोलता नहीं था, आज पुलिस कस्टडी में उसे एक महिला ने थप्पड़ रसीद कर दी। मीडिया के कई सवाल थे, लेकिन आज अजय त्यागी के पास अपने गुनाहों का बचाव करने के लिए सिर्फ एक जवाब था, नो कमेंट। इतना बड़ा हादसा, 25 लोग कमीशन खोरी का देखिए, कमीशन खोरी का खेल है, इसमें नहीं है। नो कमेंट। देखिए, मैं समझ सकता हूं जाता है आपका, लेकिन बस ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं। सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी, आपकी गलती है मामले में। वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। आज हम अजय त्यागी के गुनाहों का हिसाब करेंगे। अजय त्यागी ने कैमरे पर क्या क्या बताया है, ठेकेदारी की दुनिया में कदम रखने से लेकर टाइकून बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे, जिसकी वजह से एक मोहल्ले से एक साथ 25 अर्थियां उठी। वो अजय त्यागी कौन है? संवाददाता संजय शाह ने पूरी कुंडली निकाली है। R7D52 राजनगर, ये अजय त्यागी का पता है। संजय सबसे पहले वहां पहुंचे। पता चला कि अजय त्यागी जिस ठेके पर उंगली रख देता है, समझो वो उसका हो गया। आरोप है कि उसके रसूख के आगे पूरा का पूरा नगर निगम नतमस्तक है। बड़े से बड़ा नगर निगम का अधिकारी भी उसकी चाकरी करते हैं। कहा जाता है कि अजय त्यागी हर साल 25 से 30 करोड़ का सरकारी ठेका उठाता है। कैसे, ये आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके पापों की कमाई पूंजी का पूरा हिसाब देखिए। अजय त्यागी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। वो आलीशान मकान में रहता है। घर की दीवारें महंगी मेहराबों और संगमरमर से सजाई गई हैं। घर के आगे खड़ी है लग्जरी कार जिसकी कीमत लाखों में है। अजय त्यागी घटना वाले दिन इसी अपने घर में, जो राजनगर सेक्टर 7 का घर है, इसी घर में था, लेकिन घटना के बाद यहां से परिवार सहित फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उससे पहले इसके घर पे पुलिस की टीम आई थी और पुलिस ने इसकी जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को के आगे के दोनों पहिए की हवा निकाल दी है ताकि ये गाड़ी से कहीं फरार ना हो सके। पुलिस अब इसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी, चूंकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। उसके बाद ये जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। जो भी कार्रवाई है एनएसए की, उसको भी फिलहाल अमल में अब लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अजय त्यागी के घर के सामने खड़ी इसी कार पर एक स्टिकर लगा था जिस पर हमारी नजर गई। उस पर लिखा था नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन।
इससे नगर निगम में उसकी पैठ का अंदाजा लगाया जा सकता था। अजय त्यागी कोई आम ठेकेदार था नहीं, उसकी दबंगई के आगे बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पांव कांपने लगते थे। आरोप है कि अगर किसी ने उसे ठेका देने से मना किया तो अजय उसके दफ्तर में घुसकर मारपीट करता था। उस किसी गुंडा इमेज के किस्से ने उसे कुख्यात बना डाला। आरोप है कि साल 2018 में अजय त्यागी ने नगर निगम के ऑफिस में घुसकर बीएसपी के पार्षद दिलशाद की बेरहमी से पिटाई कर दी और लहूलुहान कर डाला। उसने ऑफिस की कुर्सी उठाई और सीधे दिलशाद के सिर पर दे मारा। दिलशाद किसी सरकारी ठेके की शिकायत लेकर चीफ इंजीनियर के सामने बैठे थे और वो शिकायत अजय त्यागी के खिलाफ थी। इस घटना के बाद अजय के खिलाफ 307 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ और वो बच निकला। अजय त्यागी ने और कुछ लोगों ने कुछ कहा सुनी के कारण मेरे पे नगर निगम में हमला किया और उसमें कई सारे लोग बाहर से बुलाए थे, गोली भी चलाई थी मेरे ऊपर। ठीक है, एक बदमाश किस्म का आदमी है अजय त्यागी, जिसने मेरे पे जानलेवा हमला करा था और उसमें भी रिपोर्ट लगा दी गई। उस टाइम ये बात थी नगर निगम में कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं उन लोगों के खिलाफ जो कैंस जिन्होंने मेरे पे हमला किया था। हमारा कोई रास्ते का डिस्ट्रीब्यूट था जिसपे स्टे आया हुआ था, उस पर कैंस का नगर निगम द्वारा कंटेम्प्ट किया जा रहा था, कोर्ट के अवहेलना की जा रही थी, उस पर स्टे था, उसको जबरन बंद कर दिया गया रास्ते को, जबकि उस यथास्थिति रखने का कोर्ट से आदेश था। उसका ठेका अजय त्यागी को ही दिया गया था? हाँ, उसका ठेका कोई यादव जी हैं, उन्हीं के ग्रुप के आदमी हैं। ठीक है, अजय त्यागी ने कई नामों से कई फर्में ले रखी हैं, उन्हीं के ग्रुप का आदमी है। उसने कैंस का उन्होंने ही मिलकर षड्यंत्र कर मुझे मेरे पे नगर निगम चीफ इंजीनियर के रूम में मेरे पे जानलेवा हमला किया। अपने इसी दबंगई और गुंडा इमेज की वजह से अजय त्यागी नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया। इसलिए अजय के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत या उसके किसी भी काम पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मुरादनगर हादसे का गुनहगार ठेकेदार अजय त्यागी मोटा का रहने वाला है और मोटा गांव से लेकर राजनगर में आलीशान कोठी में आज रहता है। भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने वाले रसूखदार अजय त्यागी ने नगर निगम से लेकर और नगर पालिका तक का उसका वर्चस्व था। नगर निगम में भी प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए का ठेका लेता था और ये भी ठेका अपने रसूख की वजह से लिया था। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा सिस्टम ने यहाँ पर 25 लोगों की मौत की नींद सुला दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ये किया गया था, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नामात्र का किया गया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा छत भरभरा कर गिर गया। अजय त्यागी के खिलाफ आरोप है कि जिस टेंडर में अजय उतर जाता, वहां उसके खिलाफ कोई दूसरा प्लेयर नहीं उतरता। अपने रसूख के दम पर ही अजय ने शमशान का ठेका भी हासिल किया, क्योंकि नगर निगम की तरह ही मुरादनगर की नगर पालिका में भी अजय त्यागी का सिक्का चलता था। शमशान के सौंदर्यीकरण का टेंडर नगर पालिका मुरादनगर ने ही जारी किया था। टेंडर की पूरी रकम थी 55,08,402 रुपए की। अजय त्यागी ने इस ठेके के लिए तय रकम से 16,526 रुपए कम में बोली लगाई। अजय त्यागी को यह ठेका 54,91,877 रुपए में मिला। यह भी आरोप है कि इस ठेके को हासिल करने के लिए अजय त्यागी ने अपने ही 2 लोगों को डमी कैंडिडेट बनाकर टेंडर की बोली लगाने के लिए उतार दिया। उसकी पहली डमी कंपनी एस कंस्ट्रक्शन ने इस ठेके के लिए 54,97,385 रुपए की बोली लगाई, जबकि वीएस बिल्डकॉन ने 55,02,892 रुपए की बोली लगाई। यानी इस ठेके के लिए बोली लगाने वाली तीनों की तीनों एजेंसियां अजय त्यागी की ही थी और आखिरकार ये पूरा ठेका अजय को ही मिला। राजनगर के सेक्टर 7 में रहने वाले इस अजय त्यागी ने ठेके लेने के लिए अपनी 3 कंपनियां बनाई हुई हैं। अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन, माही कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स और कृष्णा एंटरप्राइजेस। ये तीनों अजय त्यागी की 3 कंपनियों के नाम हैं। अजय जो भी टेंडर लेता था, उसके बदले अधिकारियों को 25 से 30% मोटी कमीशन देता था। आरोप है कि अधिकारियों के लिए अजय किसी एटीएम की तरह था, इसलिए जिस टेंडर में अजय हाथ डाल देता था, वो उसी के नाम हो जाती थी। यही नहीं, अजय सरकारी ठेके उठाता था और उसे एक मोटी कमीशन लेकर दूसरी एजेंसियों को बेच देता था।
आरोप है कि अजय त्यागी ने अपने रसूख अधिकारियों तक पहुंच और गुंडाई के दम पर शहर में कई ठेके हासिल किए। भी दिया होगा, सारी गलती 28 से 30% के कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। एक मिनट जान ईओ को गया था क्या? ईओ और अकेले का नाम लेकर गया है। सिर्फ आपको दोषी बनाया जा रहा है। धर्म की दीवारों को गिराया तो एक दिन तुम्हारा घर भी गिर जाएगा। ये लिखते हुए अजय त्यागी ने सोचा भी नहीं था एक दिन उसकी बारी भी आएगी, एक दिन उसके पाप का किला भी ढहेगा। शमशान घाट का काम 2 महीने पहले ही पूरा हुआ था और लिंटर 15 दिन पहले ही खुला था। 55 लाख के काम में सीमेंट की जगह बालू भरकर छत खड़ी कर दी गई। तब तो इस पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, अब सब आ रहे हैं। मेरा लड़का वहाँ खड़ा था, कह रहा पिलर के पास, तो जैसे ही उधर से किसी लड़के ने चाबी मांगी अंदर की, भाई चाबी दे दो पंडित जी। वो चाबी देने के लिए एक कदम उनने बाहर निकाला, दूसरा कदम मुझसे बाहर निकला। इतने में लेंटर गिरता हुआ भोलेनाथ की मूर्ति के उधर से ऐसे गिरता हुआ एकदम से इकट्ठा हो गया, जिससे कि ये बाहर जो बाउंड्री वगैरह हो रही थी ये सारी सिमट गई अंदर। ये पूरा जो सेट बना था ये कब बना था, कब से बना था? ये सेट बने हुए 2-2.5 महीने हो गए। हाँ जी। कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था ये सेट? सेट एक पिलर खड़ा करने में इनका लगा कम से कम 3 दिन लग जाते थे, क्योंकि एक दिन बांधने का लगता है, दूसरा दिन मसाला बना के उसमें आधे में घेरते थे। डेड बॉडी मैंने अपने आंखों से देखी, जिसमें मेरा एक भाई था ओमकार, और कुछ डेड बॉडी अब भी वहाँ पड़ी है पोस्टमार्टम उसमें, और कुछ कम से कम 15-20 17-18 आदमी के करीब जिनके किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, वो भी इलाज के लिए इधर उधर हॉस्पिटल में, कोई मैक्स में, कोई यशोदा में, कोई गणेश में है। 70 फुट की उसकी गहराई वो थी लंबाई, और करीबन 30 फुट उसकी चौड़ाई थी, और बीम खड़े कर दिए साइड में। कोई ऊपर बीम कुछ नहीं डाला गया, पता नहीं नक्शा कैसे पास हुआ, किसने करा, हमें कोई जानकारी नहीं है, मगर सूचना हमें मिल रही थी। हम भी जाके देख रहे थे ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें दरार भी पड़ रही थी उस समय जब उसका उद्घाटन हुआ था। चेयरमैन ने करा होगा यहाँ पर, जब रिबन कटा होगा उस समय भी उसमें दरार थी जब लेंटर खुला था। मेन फीता काटने वाला तो चेयरमैन ही है, पास वो करता है सारी चीज। जब 1 महीने 1.5 महीने पहले आके यहाँ फीता काट के गया, तो अब कहाँ है वो? टाइम पे 3 दिन से बाहर बता रहा है। बाकी सारे विधायक जी भी आ रहे हैं यहाँ भी, मगर बचने वालों में से हम है जी। सेकंडों में वहाँ से बचे, हम भी खड़े होते, हमारे भी परिवार का कौन देख रेख करने वाला था वहाँ? आप वहीं पर थे जब घटना हुई? जी बिल्कुल। कितने लोग थे, क्या देखा आपने? एक्चुअली हम 7-8 का एक ग्रुप है हमारा, जो मिलने वाले थे, एक साइड ही खड़े थे, बिल्कुल किनारे पे खड़े थे, और वो बात कर रहे थे कि ऊपर ही इसमें से पानी टपक रहा है। तो हमारे भाई साहब बोले यार ये तो अभी इसका सही होगा, रिपेयर होगा, क्योंकि ये 70 साल कैसे चलेगा जब अभी से पानी टपक रहा है। इतने में हमने करा है कि ऊपर से आवाज हुई जैसे बिजली की आवाज होती है। अब हमें ये नहीं पता देखने के बाद सेकंडों में बाहर कैसे निकले। अजय त्यागी की कमीशनखोरी और लूटपाट ने 2 दर्जन परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, ज्यादातर लोगों ने परिवार का सहारा ही खो दिया। संवाददाता संजय साहू ने आज चश्मदीदों से बात की तो खौफनाक मंजर फिर उनकी आंखों के सामने आ गया। दीपक ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक जी, आपने पूरी घटना का FIR दर्ज कराई, आपने 4 लोगों का नाम दिया था, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। मैं देख रहा हूँ आपके मोहल्ले में जो है 5 लोगों की मौत हुई है। हमारे भी रिलेशन के बहुत ज्यादा डेथ हुए हैं, कुछ लोग जख्मी पड़े हैं अभी अस्पतालों में, जो सीरियस हैं, अभी उन्हें देखने जाने वाले थे। अब जो भी है, अब उनके घरों में बहुतों के तो कोई कमाने वाला ही नहीं रहा है सब। अब उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, बेचारों के बच्चों का घर परिवार कैसे चलेगा, सारा कुछ ही मामला बेकार हो गया है। तो क्या कहे जाए। हमारे ससुर थे वो, तो ससुर का अटैक आया था, मैं उन्हें अस्पताल में लेके गई थी ITS में उन्होंने उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया था। वहाँ पर उन्होंने जवाब दे दिया था, वो कह लगे कि आप कहीं भी ले जा सकते हो प्रियदर्शी में। मैं प्रियदर्शी में लेके गई, उन्होंने वहाँ भी जवाब दे दिया, जीवन अस्पताल में भी जवाब दे दिया था। मैं यहाँ पर घर लेके आई थी। घर लाने के बाद मतलब कि सुबह के टाइम ये प्रोग्राम बन रहे थे सारा, जब ये यहाँ से लेके गए मुर्दे को, मेरे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी लोग गए थे। उसके बाद उनके जीता जलने के बाद यहाँ सब खड़े लोग थे, जितने भी थे कम से कम 70-80 आदमी थे उसके नीचे, वो खड़े हुए थे। वो एकदम से ही लेंटर सारा गिर गया। ये मेरा छोटा बच्चा है, ये भी दब गया था। इस बच्चे ने मेरे पास कॉल करके बोला कि मम्मी आप जल्दी से आ जाओ, यहाँ सब दब गए हैं।
उसके बाद इन्होंने जो आदमी 2-4 बच्चे थे सही थे, उन्होंने निकाले कुछ आदमी, और वरना कम से कम 60-70 आदमी तो उसके नीचे दबा हुआ ही था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रॉबर्ट वाड्रा की लगातार दूसरे दिन की बातचीत, पूछताछ खत्म हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा अपने दफ्तर के बाहर निकले हैं और एक बार फिर उन्होंने वही आरोप दोहराया जो कल लगाया था कि मुझ पर यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। I welcome them and everybody to come and see me and have some tea with me and find out whatever they need to find out. सर मैं जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जो पुराना सर्च हुआ था उसी से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में हमारे पास काफी एविडेंस मिले, उसके बाद ही पूछताछ की जा रही है। हाँ, तो फिर एविडेंस मिले होंगे, वो यहाँ आए, उनकी पूछताछ पूरी हो रही है, वो खुश होके जा रहे हैं, मैं भी खुश होके घर जा रहा हूँ। जी, कहीं आपको कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडाटा लग रहा है? वो timing is there. It's consistent. It keeps happening with me. Whenever there's an issue around, Robert Vadra props up. So I mean, you know, if it's not this, it'll be something else. If it's not that, it'll be something else. Whenever there's an election, whenever there's something, my name's propped up. It's used. So you mean the farmer agitation which is going on to divert that issue? Whatever. If my family works hard for the people of this country and they want to digress from whatever the issues of the government, the prevailing governments are, they will use me or they'll use any other issue to digress from for the people to see something other than what the real issues are, what they should be focused on. They should help the farmers, do something good for the people of this country. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए सारे आपने मुहैया कराए हैं IT को? Yes, everything, सब कुछ दिया हुआ है, उनके पास सब कुछ है. I don't have anything here as much as they have. They have everything from inception to now. सर कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई, फिर आज इतने घंटे तक क्या पूछताछ चल रही है, क्या मांगे जा रहे हैं आपसे? जो भी इनकी क्वेरीज है अगर पूरी नहीं होती हैं तो कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा और कंटिन्यूएशन के बाद ही हम लोग निकलेंगे और मतलब कि आई कैन लीव ओनली आफ्टर दे आस्क मी एवरीथिंग एंड दे आर सैटिस्फाइड एंड सो एम आई। सो टुडेस क्वेश्चनिंग इज ओवर सर। सॉरी, टुडेस क्वेश्चनिंग एक इज चीज और समझना चाहते हैं कि जो क्वेश्चनिंग हो रही है आपकी या स्टेटमेंट लिखवाया जा रहा है तो आप खुद से लिख करके दे रहे हैं या आप वो लिख रहे हैं और आपसे? आई गो अकॉर्डिंग टू द लॉ. I do whatever they tell me and I don't demand anything. They tell me to write by hand. If they write it by typing it out and whatever my answers are, they'll obviously write that. I'll read that and then sign on it. Sir, basically there's a confusion between the two things. One is related to the land deals which the agencies are alleging in the state of Rajasthan and Haryana. The other one is your suspected properties in London. So what is it regarding? See, exactly? whatever the queries are, whatever, I'm here to answer for it. You can't just claim anything. You can't say I've gone to Taj Mahal and that I own Taj Mahal. You have to have proof. You have to have understanding, and whatever their queries are, I'm here to answer it. Mr. Vadra, one more question. Yes, please. They had in the past said that you have links with Sanjay Bhandari, who is alleged armed dealer. They have to ask that. They can put any links, but they have to find those people. They have to understand. They go about their whatever their ways are, norms are. Get those people, understand from them. यार मैं तो यहाँ हूँ ना. I'm here. You can ask me any questions. तो क्या आपको लग रहा है? How can I answer for anybody else? अच्छा सर, ये जो बेनामी एक्ट वाला मामला है तो अभी जिस तरह से इनकम टैक्स पूछताछ कर रही है तो क्या इसी मामले में ईडी भी पहले आपको नोटिस भेज चुकी है? I have spoken to ED about everything. From the day I was born to what my age is today, what I like, what I dislike, how I started my work, what 1 rupee I've earned, everything has been. I spent 15 times I spent with them, and I think 80 hours. So obviously they asked me everything, and I answered everything. शुक्रिया सर. Thank you. रॉबर्ट वाड्रा से आज भी लगभग 5 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई। 2 दिन मिलाकर 15 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। और अब पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का गुलाम बन गया है। ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अखबार, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउसेज, सब जगह यही खबरें छाई हुई हैं। ये सब कैसे हुआ, ये समझने के लिए पहले इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़िए और उसके बाद आगे की लाइन देखिए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ताइवान, मलेशिया, हांगकांग, दुनिया के हर एक अखबार में पाकिस्तान की गुलामी की हेडलाइन है। पूरा विश्व मान रहा है पाकिस्तान चाइनिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन इमरान खान के मुंह से उफ तक नहीं निकली। चीन ने बलूचिस्तान के ग्वादर पर कब्जा कर लिया है, बाड़ लगा दिए गए हैं। ग्वादर को चीन अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। ग्वादर में जाने के लिए अब पाकिस्तानियों को चीन की परमिशन लेनी होगी। दूर दूर तक सारा यही लगा रहा है।
ये जैसे हम कह रहे थे कि ग्वादर को बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं और आपके बॉर्डर लगा रहे हैं पूरे ग्वादर को, और ये जो अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया है ये हकीकत ही है। ग्वादर को बाउंड्री के अंदर ही कर रहे हैं, सारा बॉर्डर लगा रहे हैं और आपको आने के लिए ना चाइनीजों से पास लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान और चाइना मिलके ये बलोचों के साथ जुल्म कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म है ग्वादर के साथ, इसके लिए आवाज उठाएं। अपने ही प्रांत में बलोच चीन के कैदी बन गए हैं। बलूचिस्तान में हाहाकार मच गया है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। मैंने हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दाखिल कर ली कि बाढ़ के ख़िलाफ़ कि ये बाढ़ जो है आइन के जो बुनियादी हकूक़ है उनकी वायलेशंस कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसकी जो बाढ़ को जो काम है उसको रोका जाए। तो आज उसके ऊपर हियरिंग थी, एडमिट हो गई और कोर्ट ने बाकायदा नोटिस दे करके कल 31 तारीख के लिए दोबारा रख लिया और उसी के ऊपर कि गवर्नमेंट से पूछा जाए कि क्या है, कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले हम यकीनन सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहें। क्या दुनिया के कौन से मुल्क में मुझे ये बता दें कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आप फेंसिंग के जरिए मुमकिन बनाते हो। अब समझिए ग्वादर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान भड़क गया है। ये बलूचिस्तान का ग्वादर शहर है, ये उनका पोर्ट है जो कभी बलोचों का हुआ करता था, लेकिन पहले पाकिस्तान ने CPEC के नाम पर ग्वादर पोर्ट चीन को दिया, फिर जिनपिंग की भीख के बदले पूरा का पूरा ग्वादर ही उनके नाम कर दिया। चीन ग्वादर के 25 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ से फेंसिंग कर रहा है। ग्वादर में आने के सिर्फ 2 गेट होंगे जहां पर आने जाने वालों की चेकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बिना चीन की अनुमति के आम पाकिस्तानी भी ग्वादर नहीं जा सकेंगे। ग्वादर की सुरक्षा चीन की सेना खुद करेगी। चीन इस योजना पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो इमरान खान ने ग्वादर का सौदा चीन से कर लिया है। ग्वादर पोर्ट में चाइनीज नेवी और सैनिकों की मौजूदगी की खबर आती रहती थी, लेकिन पाकिस्तान बार बार इनकार करता रहता था। लेकिन अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। नई फेंस जो ग्वादर को अभी सिक्योर करने के लिए लगाई जा रही है, ये बलूचिस्तान ब्रॉडवे के सेंटर में लगाई जा रही है एक तरफ से, जो क्रॉस करती हुई सीधे कोस्टल कराची कोस्टल को टच करेगी और ये कहान एवेन्यू के सेंटर में ये फेंस लग रही है जो कि मरीन ड्राइव को जाकर टच करेगी। मरीन ड्राइव पर जो ब्रिज, जो दोस्त ग्वादर से अवेयर हैं वो जानते हैं कि एक पुल है यहाँ पर मरीन ड्राइव पे, ये उस पुल को टच करती है ये फेंस। जब बलोचों ने चीन की फेंसिंग का विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना ने उन पर ही हमला बोल दिया। ग्वादर जो इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक खित्ता समझा जाता है, वहाँ बाढ़ लगाकर मकामी आबादी को इलाके बदर करके पूरे इलाके को चीनी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने का एक इंतहाई वहशतनाक इस्तेहसाली मंसूबे पर काम जारी है। दूसरी तरफ बलोच भी पाकिस्तानी रियासत के तमाम जुल्म जबर के बावजूद गुज़िश्ता 72 सालों से अपने साहिल व वसाइल की हिफाजत और कौमी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तारीख गवाह है कि गुज़िश्ता 72 सालों में शायद ही कोई लम्हा बलूचिस्तान में ऐसा गुजरा हो जब बलोच कौम को रियासती जबर का सामना न करना पड़ा हो। हालांकि जब सोशल मीडिया में #स्टॉप फेंसिंग ग्वादर ट्रेंड करने लगा, हजारों ट्वीट हुए और यह मामला इंटरनेशनल अखबारों की हेडलाइन बन गया, तो पाकिस्तान को मजबूरी में सामने आना पड़ा। लेकिन गजब बात है, पाकिस्तानी सरकार चीन की प्रवक्ता बनकर सफाई दे रही है। मैं एक ख़ास इशू के मैटर पे आपसे आज बात करना चाह रहा था। ग्वादर सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट है जो पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन कभी ना उस पर कोई इनिशिएटिव लिया गया, न ही उसको कंप्लीशन की तरफ, न ही उसकी शुरुआत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट जब आई, जिस तरह हमने क्वेटा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने इसी तरह ग्वादर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। ग्वादर स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर चीज़ों का बनना, CCTV कैमरास का है, मास्टर प्लानिंग के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करना, और इसी तरह एक प्रोजेक्ट था जो कि ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के बाहर कुछ ऐसे स्पॉट्स जहां से आना जाना, पहाड़ी सिलसिले, बहुत सारी चीज़ें थी, उनके अंदर एक टेम्पररी फेंसिंग का मैकेनिज्म था।
अब चूंकि वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और उस पर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको आप ना ह्यूमनली कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप किसी और मैकेनिज्म से कर सकते हैं, और ये दुनिया में हर जगह होता है। फेंसिंग नहीं है, ये सिक्योरिटी अपैरेटस के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको लेना था। या तो हम ये कर सकते हैं कि ग्वादर के इर्द गिर्द हर जगह पुलिस, लेवीज, एफसी, फौज की तकरीबन 40-50 पिकेटें बनाएं जो हर जगह पे लोगों को रोकें और पूछें कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं। ये तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान की हकीकत है, जहां पर 11 शिया हजारा कोयला मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी आंखों में पहले पट्टी बांधी गई, फिर हाथों को रस्सी से बांधा गया, इसके बाद एक एक करके गोली मार दी गई। पाकिस्तानी सरकार और फौज इसको ISIS का काम बता रही है, लेकिन बलोच जानते हैं चीन के खिलाफ उनकी आवाज दबाने का ये बाजवा ब्रिगेड का काम है। ये जो वॉर पॉलिटिक्स शुरू की गई है, ये कुरान शरीफ अभी लाता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, दुनिया की 8वीं बड़ी फौज और एटमी ताकत हम कैसे माने कि हर 10 कदम पर आपके वॉर ड्रेस पहने जंगी लिबास में मुसल्ला खड़ा है और नामालूम 20 साल तक नामालूम की हुकूमत रही है। यहाँ जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं वो लोगों का कत्लेआम करते हैं, तो रियासत कहाँ है इसका किसी के पास जवाब? वाकई रियासत की कमजोरी। आखिर आप बलोच हैं, आप बलोच हैं, बलोची इज्जत, बलोची और बलोची जमीर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है 800 से ज्यादा तो पुलिस वाले मारे गए हैं। POK से लेकर बलूचिस्तान तक में चीन घुसा हुआ है, पूरे इलाके में उसका दबदबा है। चीन के हाथों बिकी पाकिस्तान फौज के जुल्म से हजारों बलोच और POK के नागरिकों को भागना पड़ा। वो अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लें। बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक आज़ादी है वो वैसी ही है जैसी कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों ने चलाई थी। तो अगर आपने उस वक्त आकर बंगालियों की मदद की और बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन के जबर से आपने आज़ाद करवाया और आज वो खुशहाल हैं और वो एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में अपना वजूद रखते हैं और पाकिस्तान के जुल्म से उनको निजात मिली है, तो क्या वजह है मोदी भाई कि आप आज पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपके बहुत नरम दिल है, दर्दमंद दिल है आपका, और मैंने आपको भाई बोला है। आपको याद होगा कि करीमा बलोच ने आपको राखी भेजी थी, उसने भी आपको भाई बनाया था। इसी तरह मैं आपको अपना भाई समझता हूं, अपना बड़ा भाई समझता हूं, और मैं ये आपसे अपील करता हूं कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं। हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी भी जान छुड़ाएं। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हो। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें।